So what's up YouTube? Today we are doing this session episode number 2 Masters of Mathematics. जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, दैट साउंड सो जेनेरिक बट ठीक है उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था राइट, कि एक थ्योरम क्या होता है, थ्योरम का नीड क्या होता है, हम करना क्या चाह रहे हैं मैथमेटिक्स में, एंड व्हाट हैव द मास्टर्स डन, हम करने क्या वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज स्लैश कोर्स और वट एवर यू लाइक टू कॉल इट. तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं फॉरवर्ड विथ प्री यूक्लिडियन मैथमेटिक्स. तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि यूक्लिड जो अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ रहे हैं, उनसे पहले मैथमेटिक्स का नेचर क्या था, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने 3 मैथमेटिशियंस के फोटोज़ रखे हैं. लास्ट टाइम 4 रखे थे, इस बार हम मेजरली 3 ही की बात करेंगे. इनमें भी 2 की बात करेंगे मेनली. सो दिस गाय इज थेल्स एंड दिस इज पाइथागोरस. अगेन ये एग्जैक्ट इमेजेस नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्चुअली इन लोगों के इमेज नहीं है, फोटोज़ नहीं है और स्केचेस नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो बनाए भी गए होंगे आर्ट पीसेस वो बचे नहीं हैं. ठीक है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, हम देखेंगे बातचीत. तो इनकी एक्चुअल फोटोज़ नहीं है. एंड दिस गाय इज ऑफ कोर्स फेमस, दैट्स गैलीलियो. गैलीलियो में एक ही एल आता है बाय द वे. तो इन पर डिस्कशन करेंगे. तो बिफोर आई बिगिन प्री यूक्लिडियन मैथमेटिक्स, सिंस हम जो 2 मैथमेटिशियंस की मेनली बात करने वाले हैं आज, they are from ancient Greece. So it would be fair to talk about non-Greek civilizations, है ना, जो इनसे पहले भी थे. तो पहली जो नॉन-ग्रीक सिविलाइजेशन है, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन में से एक है, सो मच सो कि हम कहते हैं कि दिस वाज द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स. डॉन मतलब DON वाला नहीं, डॉन ऑफ मैथमेटिक्स मतलब यहाँ से यू कैन से कि शुरुआत कह सकते हो, शुरुआती दौर मैथमेटिक्स का. इट ऑल स्टार्टेड मोस्ट लाइकली विथ एंशिएंट इजिप्शियन मैथमेटिक्स. मैं मोस्ट लाइकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले के अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हमें मिले नहीं हैं, और सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मतलब जो सर्वाइव किए हैं हिस्ट्री में वो इन्हीं के हैं. तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्रॉबेबली दीज गाइस वर द पायनियर्स, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं कहा जा सकता. ठीक है, ये तो हिस्ट्री बफ्स जो है वो अपना रिसर्च करेंगे. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देयर सम स्टफ रिटर्न, है ना, ये कुछ चीज़ बना हुआ है. और ये दिस इज द मॉस्को पपायरस. ठीक है, सो मॉस्को पपायरस. एंड ये जो है पपायरस बेसिकली एक प्लांट होता है जिसके आप कह सकते हो कि पेड़ का छाल जो होता है ना, उसको निकाल के उसको ड्राई करके सुखा दिया जाता है और फिर उस पर जो राइटिंग है वो की जाती है. तो पपायरस इज बेसिकली दैट प्लांट जिससे वो बनाया जाता था एंशिएंट इजिप्ट में, और भी सिविलाइजेशंस यूज़ करते थे इसको. तो दिस रफली डेट्स बैक एट 1850 BCE. ठीक है, तो इतना पुराना है ये एक्चुअली. आज से लगभग कितना 3000, 3.5 या 4000 साल पुराना होगा लगभग. इतना पुराना डॉक्यूमेंट है ये, जो जितना हमें पता है. और यहाँ पे है ना बहुत एक इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम की बात हो रही है. जैसे कि इजिप्ट का नाम जब आप सुनते हो तो सबसे पहले आई थिंक पिरामिड्स दिमाग में आता है ना. तो यहाँ पे भी एक पिरामिड का प्रॉब्लम है जिसका डिस्कशन हो रहा है. तो दिस इज नथिंग बट द प्रॉब्लम नंबर 14. ठीक है, तो प्रॉब्लम 14 ऑफ मॉस्को पपायरस जिस पे डिस्कशन चल रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है क्या, ये बेसिकली एक पिरामिड है लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा काट दिया गया. ठीक है, स्लाइस कर दिया गया. और ये जो नीचे जो साइड है, ये जो ये वाला जो फेस है 4x4 का, उसी के पैरेलल में काटा गया है ये. ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा फ्रस्टम ऑफ अ कोन, है ना, कि एक कंप्लीट कोन हुआ करता था एंड ऐसे अगर आप स्लाइस कर देते थे और ये ऊपर वाला हिस्सा हटा देते थे तो जो रिमेनिंग पार्ट होता था उसे फ्रस्टम ऑफ कोन बोला जाता था. तो दिस इज नथिंग बट फ्रस्टम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर इसलिए क्योंकि बेस स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ है. ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे थे ना, कि यही प्रॉब्लम का डिस्कशन है. ठीक है, इसे 4 और 2 मत समझ लीजिएगा, वैसे नहीं लिखा है ये. ठीक है, उस टाइम पे जो नंबर्स लिखने का तरीका होता था वो ये वाला नहीं था. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या था, हमें ये जो फ्रस्टम है वो दिया हुआ है और हम इंटरेस्टेड थे इसका वॉल्यूम निकालने में. इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, ये था प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसका सोल्यूशन जो है मैं एग्जैक्टली रीड कर रहा हूँ. ठीक है, एग्जैक्टली रीड कर रहा हूँ
अब आप देख लीजिए हम उससे सेंस बना सकते हैं या नहीं, ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट बोलता है यू आर टू स्क्वायर दिस 4, रिजल्ट इज 16। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, 4 का स्क्वायर कीजिए और आपको 16 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है यू आर टू डबल 4, द रिजल्ट इज 8। तो ये जो 4 है इसका डबल कीजिए और जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू आर टू स्क्वायर द 2 एंड द रिजल्ट इज 4, ठीक है। देन यू आर टू एड द 16, द 8 एंड द 4, यू आर टू गेट 28, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है यू आर टू टेक 1/3 ऑफ 6, you will get 2. You are to take twice of 28. You are to get 56. See, it is 56. You will find it right. ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा, एग्जैक्ट मतलब इंग्लिश में नहीं बात करते थे वो ऑफ कोर्स, बट इस तरीके से लिखा गया है वो रिजल्ट को, एग्जैक्ट ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा गया है। अब इसमें 3 मेजर चीजें हैं जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो डिस्कशन कर सकते हैं। क्या ये आंसर करेक्ट है? द आंसर इज यस, ये करेक्ट है, ठीक है। बहुत बहुत सरप्राइजिंग बात है, बट ये करेक्ट है, जो भी किया गया है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वो बोल रहे कि ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया ना, क्या अगर ये 4 की जगह 5 दिया हुआ है ना, और हमने थोड़ा और ऊपर से काटा, तो ये जो साइड है ऊपर वाला जो हाइट है वो 1 हो जाए, हाइट नहीं है मतलब जो डायमेंशन है वो 1 हो जाए, और ये जो हाइट है ये ज्यादा बढ़ जाए, 7 हो जाए, तो क्या तब भी ऐसा कुछ काम करेगा या नहीं? ये तो एक पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात हो रही है, बट क्या ये इन जनरल भी ऐसा कुछ काम कर सकता है? क्योंकि अब हमें पता है कि इन जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 इंटू हाइट, जो भी आपका हाइट है, जो कि इस केस में 6 होगा बाय द वे, इंटू ये जो नीचे जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, तो मैं इसे ए ले लेता हूं, तो ए स्क्वायर है प्लस ए बी है एंड देन बी स्क्वायर है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो जनरल केस है, ये अब हमें पता है, बट तब नहीं पता था इजिप्शियंस को, है ना। तब उन्होंने बोला कि ये एक रेसिपी है, ये काम कर रही है यहाँ पे, आप अपना देख लो, अगर आपका कोई और पर्टिकुलर केस है तो उसको काम कर लेना। तो मतलब ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया गया कि ये क्यों काम कर रहा है, ये जो भी कर रहा है ना, ये व्हाई इज इट एक्चुअली वर्किंग। तो ये मैथमेटिक्स का नेचर उस जमाने में था, ठीक है, ये ग्रीक से पहले की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही एक ऑनरेबल मेंशन दे देता हूं मैं एंशिएंट बेबीलोनियन मैथमेटिक्स की। अगर आप कभी रीड करने जाएंगे तो बेबीलोनियन को मेसोपोटेमिया भी बोला जाता है, तो मेसोपोटेमियम मैथमेटिक्स भी लिख सकता हूँ, तो ठीक है। ये बेसिकली मीजो एरा तो नहीं बोलना चाहिए आई थिंक, बट मेसोपोटेमियंस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेसोपोटेमियंस का जो मैथमेटिक्स है उसकी बात हो रही है, और आप देख पा रहे हो कि ये जो है ना, ये कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये एक्चुअली स्टोन भी नहीं है, ये क्ले से बने हुए टैबलेट्स है, और इनसे क्या किया गया कि इनको बेक कर दिया गया है, ठीक है। लाइक जैसे हम ब्रिक्स बनाते हैं ना, हम ईंटें बनाते हैं, तो ईंटों को बेक किया जाता है प्रॉपरली, है ना, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो कुछ वैसा ही प्रोसीजर है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इन्हें क्ले टैबलेट्स बोला जाता है बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखें तो कितना बढ़िया कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो ये सब मैथमेटिक्स उस टाइम पे हुआ करता था। इस पे अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे नहीं ले जा रहा हूँ। सेम गोज फॉर एंशिएंट एशियन मैथमेटिक्स, एशियन में भी इन पर्टिकुलर इंडिया एंड चाइनीज, इंडियंस एंड चाइनीज मैथमेटिशियंस दे वर वेरी प्रोमिनेंट, जो कि आप ये देख पा रहे हो, ये बाय द वे शोबी शुआनचिंग, ठीक है। तो शोबी शुआनचिंग नाम का एक राइटिंग था, चाइनीज, एंशिएंट चाइनीज राइटिंग है ये कलेक्शन था, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक मैथमेटिकल स्लैश एस्ट्रोनॉमिकल क्रिएशन था ये। तो अगर आप कभी रीड करना चाहें, आपको इसका ट्रांसलेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो उसमें से ये एक पार्ट है। अब ये क्या डिस्कस करता है उस पर हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल मैं चलता हूँ, मतलब जो एसेंस है वो आपको शायद समझ आ गया होगा कि जो ग्रीक मैथमेटिशियन से पहले मैथमेटिक्स होती थी, वहाँ पे जनरल लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत कम होता था। वहाँ पे एक पर्टिकुलर केस को डिस्कस कर दिया जाता था, और जो वाई पार्ट है मैथमेटिक्स का, है ना, जो वाई पार्ट है मैथमेटिक्स का, उस पर डिस्कशन थोड़ी
कम होती थी, है ना। तो अगर हम बात करें कि एंशियंट ग्रीक्स में ऐसा क्या खास था, क्योंकि ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स की बात होती है हिस्ट्री की, वो एंशियंट ग्रीक्स से होती है। तो एंशियंट ग्रीक्स में जो खास था वो ये था कि वो लोग जनरल प्रॉब्लम्स को अटैक करते थे। तो व्हाट दे वर गुड एट इज जनरल प्रूफ बेस्ड मैथमेटिक्स। आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट कि ये जो था ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था एंशियंट ग्रीक्स में, जो कि इनसे पहले के दौर में नहीं देखा गया है। ठीक है, अगेन ये सब स्पेक्यूलेटिव है क्योंकि हमें इससे पुराने डॉक्यूमेंट्स कभी मिले नहीं, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पक्के तौर पे यही बात है। बट ये एक क्लियर कट डेफिनेशन, मतलब डिस्टिंक्शन दिखाई देता है, डिफरेंस दिखाई देता है अलग अलग सिविलाइजेशंस के बीच में और ग्रीक्स के बीच में इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो मेजर जिनके फोटो दिखा दी थी मैंने सामने उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थेल्स की। ठीक है, ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटोज रियल नहीं है, उस टाइम के कोई स्केचेस वगैरह नहीं बचे हैं हमारे पास, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो रियल फोटोज नहीं है, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, ये रिप्रेजेंट ऐसे कुछ दिखते होंगे, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव है। तो थेल्स जो है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव कह लो या डेमोन्स्ट्रेटिव कह लो, डेमोन्स्ट्रेटिव इज अ बेटर प्रोनाउंसिएशन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का मतलब है कि आपने जब अगर 9th क्लास का मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो, मैं थोड़ा अज्यूम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता था, ज्योमेट्री में मेजरमेंट वगैरह कम होता था, प्रूफ दैट वाली चीज़ें ज़्यादा होती थी। आप डेमोन्स्ट्रेट करते थे चीज़ों को कि ऐसे ऐसे करने से इस रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है, और फिर उसके बाद आप रिजल्ट अप्लाई करते थे ऑफकोर्स। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो ये सब काम जिन्होंने किया था। अगेन यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क दे रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है कि ऐसा प्रोबेबली ये केस है कि इन्होंने सबसे पहले किया था, लेकिन नेसेसरी की बात नहीं कर सकते क्योंकि एविडेंस नहीं है हमारे पास ऐसा, क्योंकि इनकी कोई राइटिंग्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास इतना हमें पता है हिस्टोरिकली कि ऐसे एक आदमी थे जिन्होंने ये काम कर रखा है, लेकिन एग्जैक्टली इनकी राइटिंग्स नहीं है हमारे। तो आई होप दैट वाज क्लियर, तो वहाँ पे एक स्टार मार्क लगा दिया मैंने। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि जो मास्टर्स हैं उनकी तो बात करेंगे, उनके मास्टरपीसेस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका थेल्स को क्रेडिट दिया जाता है वो है द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। इसका कहने का क्या मतलब है? सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये जो नॉन इक्वल साइड होता है ना, इसे बेस बोला जाता है आइसोसेलेस में। और इससे जो दो एंगल बने, ये आपके जो दो एंगल बने, ये दोनों इक्वल होंगे, जो भी होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। इसका प्रूफ जो है वो कॉन्ग्रुएंस से किया जा सकता है, उस पर मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगा क्योंकि फिर हम एक बहुत बढ़िया मास्टरपीस मिस कर देंगे, तो इसलिए मैं अभी के लिए इसका प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ। बट ये एक फेमस थ्योरम है जो उन्होंने दिया था। और दूसरा जो फेमस थ्योरम उन्होंने दिया था वो ये था कि अगर आप सारे एंगल्स का सम ले लेंगे, जैसे सपोज अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसमें अगर मैं 3 एंगल ले लूँ, अल्फा, बीटा और गामा, ग्रीक्स की बात करें तो यही अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो अगर आप इन तीनों एंगल्स का सम लेंगे जो कि एक ट्रायंगल के एंगल्स है, तो ये 2 राइट एंगल्स के इक्वल होगा। हमें पता है कि राइट एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट एंशिएंट ग्रीक्स के टाइम पे डिग्री सिस्टम नहीं था, तो इस वजह से वो जितनी भी बातचीत करते थे वो राइट एंगल के हिसाब से करते थे। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर वाला जो हिसाब है उसी के आसपास बात करते थे। ठीक है, तो ये जो 2 थ्योरम्स है इनका क्रेडिट थेल्स को दिया जाता है। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनकी ओरिजिनल राइटिंग्स नहीं है, बट इनकी यूक्लिड की बुक नंबर आई थिंक 3, यूक्लिड के जो एलिमेंट्स है जो कि नेक्स्ट एपिसोड का डिस्कशन होगा बाय द वे, तो उसमें जो बुक नंबर 3 है उस पर एक इनके काफ़ी वर्क मिले हैं। ठीक है, और जो तीसरा जो थ्योरम है जिस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो है थेल्स थ्योरम। ठीक है, एंड दिस इज द वन जिस पे आई थिंक सबसे ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। ये एक मास्टरपीस थ्योरम है। ये थ्योरम कहता क्या है पहले तो वो देख लीजिए। ये थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल है, इस सॉफ्टवेयर में मैं सेमी सर्कल नहीं बना पा रहा था, तो फिलहाल के लिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसे आप इग्नोर कीजिएगा।
तो हाँ, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल है एंड इफ वी इंस्क्राइब एन एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल पे अगर हम एक ऐसा एंगल डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके स्ट्रेट बनाओ। आई नो स्ट्रेट लाइंस वाला टूल यूज़ कर सकता हूँ, बट ठीक है, उसको फिर एडजस्ट करने में टाइम लग जाएगा। तो अगर हम एक ऐसा एंगल इंस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, ऑफ कोर्स। सेमी सर्कल इज राइट मतलब राइट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये था थ्योरम। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। तो सपोज ये सिचुएशन है हमारे पास, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि ये ए है, इसको मान लेते हैं कि ये बी है, इसको मान लेते हैं ये सी है, नहीं इसको ओ मान लेते हैं, जनरली सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो हमें साबित करना है कि ए सी बी जो होगा वो एक राइट एंगल होगा। चलिए करके देखते हैं। तो अगर मैं ये पॉइंट्स को जोड़ूं दोनों को, तो आई थिंक आप ये बात तो मानोगे कि ये रेडियस है ना। ओ सी इज अ रेडियस, ओ ए इज ऑल्सो अ रेडियस एंड ओ बी इज ऑल्सो अ रेडियस। तो ये तीनों इक्वल होंगे, इतना तो आई थिंक क्लियर ही होना चाहिए। तो ये तीनों साइड्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इनफैक्ट जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो कॉन्ग्रुएंट किया जाता है शेप्स में, इक्वल नहीं बोला जाता, बट ठीक है, हम इक्वली कर लेते हैं। एक और थोड़ा सा मैं नोटेशन यूज़ कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है और मान लेते हैं कि ये एंगल बीटा है। कुछ भी रैंडम सिंबल्स यूज़ कर ले रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं सीधा प्रूफ पे जाता हूँ। प्रूफ क्या होगा? प्रूफ बहुत सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ओ ए सी की बात करूँ, तो इस ट्रायंगल में मेरे पास ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है ना। और अगर ऐसी बात है तो हमने अभी अभी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किया था यहाँ पे ना, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि ये जो एंगल है जो कि क्या है, एंगल ओ ए सी है, वो इक्वल होना चाहिए एंगल ओ सी ए के, है ना। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल होंगे। ये जो है ये बेस साइड होगा और ये अल्फा होगा। इसका मतलब है कि ये जो एंगल बना है वो अल्फा है। आई होप समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर मैं डिस्कशन करूं ट्रायंगल ओ बी सी का, तो इसमें ओ बी जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा। एंड सिमिलर डिस्कशन से मैं बोल सकता हूँ कि ओ बी सी जो एंगल होगा वो एंगल ओ सी बी के इक्वल होगा, जो कि बीटा है, राइट। तो यानी कि ये जो एंगल है वो बीटा है। तो अगर इतना डिस्कशन हो चुका है तो आई थिंक हम ये बातचीत कर सकते हैं शायद कि अगर ये पूरे ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम ये तो शायद बोल पाएंगे कि एंगल अल्फा जो कि ये वाला है, ये वाला एंगल अल्फा प्लस ये वाला जो बीटा है प्लस ये जो पूरा एंगल है जो कि अगेन अल्फा प्लस बीटा ही है ऑफ कोर्स, ये टोटल किसके बराबर होगा? अगर आपको याद हो, अगर हम सारे एंगल्स का सम लेते हैं तो वो दो राइट एंगल्स के इक्वल आता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। दूसरे पेज पे चला जाता हूँ, अच्छा रहेगा। तो मुझे अब तक मिला कि अल्फा प्लस बीटा ये पूरा एक एंगल था, ये टू राइट एंगल्स के इक्वल है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, दो बार अल्फा आ रहा है तो टू टाइम्स अल्फा, प्लस दो बार बीटा आ रहा है तो टू टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू टू राइट एंगल्स, है ना। कुछ ऐसा रहा होगा। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा जो है वो दो की जगह एक ही राइट एंगल रहा होगा। और आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा जो कि ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल सी है, तो वो एक राइट एंगल होना चाहिए, हमें प्रूव करना था। तो QED क्वाड एराट डेमोन्स्ट्रेंडम हम प्रूफ खत्म कर चुके। तो ये जो प्रूफ है ये यूक्लिड, जैसा कि मैंने कहा, उनके एलिमेंट्स बुक नंबर 3 से लिया गया है ये वाला प्रूफ। तो इसका क्रेडिट वो देते हैं थेल्स को। इस वजह से हमें पता है कि थेल्स ने ये काम किया था। थेल्स की कोई खुद की राइटिंग नहीं सर्वाइव की है, ठीक है। तो इस वजह से ये एलिजिडली वो प्रूफ है जो कि उन्होंने करा था, ठीक। अब थेल्स की बात हो गई तो थेल्स के बाद एक और लेजेंडरी पर्सन की बात करते हैं जिनका कोई इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता शायद मुझे नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथागोरस।
ठीक है, पाइथागोरस आई थिंक लाइक दिस गाय नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ठीक है, इनके बारे में सबको पता है, एवरीबडी हैज हर्ड द लेजेंडरी द पाइथागोरस थ्योरम, सबको मालूम है इसके बारे में, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गिव एनी इंट्रोडक्शन अबाउट हिम। हाँ, इनके फॉलोअर्स का एक ग्रुप होता था जिन्हें हम पाइथागोरियन ब्रदरहुड कहते थे। तो आई थिंक भाईचारा ऑन टॉप के जो ओरिजिनल फाउंडर है वो प्रोबेबली यहाँ पे हैं, जो आजकल इंस्टाग्राम लफड़े चलते हैं। तो पाइथागोरियन ब्रदरहुड जो है वो इनके फॉलोअर्स का ग्रुप था, लाइक माइंडेड पीपल जो इनको फॉलो करते थे, इनकी फिलॉसफी को फॉलो करते थे और डिस्कशन करते थे। पाइथागोरियन ब्रदरहुड काफ़ी, आप कह सकते हो कि एक तरीके का कल्ट था। वैसे तो आज भी मैथमेटिक्स में इनकी कल्ट फॉलोइंग है, बट इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इसमें, कभी मौका मिले तो मैं डिस्कस करूँगा। तो गैलीलियो जो है ना वो ये चीज़ बोलते हैं कि द यूनिवर्स अ ग्रैंड बुक दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड अनलेस वन फर्स्ट लर्न्स एंड कॉम्प्रिहेंड्स द लैंग्वेज एंड रीड द लेटर्स इन विच इट इज कंपोज, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूनिवर्स समझना है तो आपको जिस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, जिस भाषा में ये लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके लिखा हुआ है, उसको समझना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिक्स की भाषा है, ठीक है। मैथमेटिक्स हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, और यही जो आइडिया है, ये मैंने यहाँ कोट क्यों यूज़ किया है, ये कोट मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करते हैं पाइथागोरस काफ़ी हद तक, ठीक है। तो गैलीलियो जो है वो अराउंड आई थिंक 1400s 1500s के टाइम के हैं, इनसे काफ़ी पहले, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ देख पा रहे होगे 570 BC, तो इनसे भी काफ़ी पहले ये आइडिया पाइथागोरस काफ़ी हद तक फॉलो करते थे, ये फिलॉसफी, ठीक। तो बात करते हैं इनके सबसे बेस्ट वर्क की, विच इज़ द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सबको पता है इसके स्टेटमेंट यहाँ लिख भी दिया है मैंने, ठीक है, कि अगर आप सिंपली देखना चाहें तो a² + b² = c² होता है, ये हम सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा, और ज़्यादातर लोग शायद ये नहीं जानते, कुछ लोग जानते भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि एक्चुअली जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो ओरिजिनल पाइथागोरस थ्योरम है, वो एक्सपोनेंट्स और ये जो सिंबल्स है इनकी बात ही नहीं करता। जो हम जानते हैं वो हम क्या जानते हैं, हाँ ठीक है, a² + b² = c² है। हम मतलब इतना यूज टू हो चुके हैं ना इस रिजल्ट से कि हम इसको तो ऑब्वियस मानते हैं, हमें इसके पीछे का ब्रिलियंस नहीं समझ आता। और वही मेरा कोशिश होगा कि अगले कुछ मिनट में मैं आपको समझाऊं कि क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। तो देखिए हो क्या रहा है ना कि जो ओरिजिनल पाइथागोरस थ्योरम था वो कुछ इस टाइप का है। अगर आप देखें तो वो कह रहे थे कि अगर एक साइड का स्क्वायर बनाए, फिर इस साइड में भी एक स्क्वायर बनाए, अगेन ये क्यों मिस हो गया भाई, ये क्या है चलो, वाओ, नहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ गाइस, एपिक फेल हो गया, बट चलो कोई बात नहीं। आई होप ये वाला मैं कर पाऊँ। क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ यार आज मैं। अच्छा, एंड देन यू हैव दिस। तो एक्चुअली जो पाइथागोरस ने बोला था ना वो ये नहीं था कि a² + b² = c² होना चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप ऐसे स्क्वायर्स बनाओगे, मैंने कोशिश किया जितना हो सके उतना बना पाऊँ स्क्वायर अच्छे से, बट अगर आप इनके साइड्स के स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा कि इसका जो एरिया है विच इज़ a², इसका जो एरिया है विच इज़ b², इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो ये जो तीसरे साइड का जो स्क्वायर है उसका एरिया आपको मिल जाएगा, ये उसके इक्वल होगा। तो एक्चुअल जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये है, और कुछ लोगों ने शायद ऐसा वाला प्रूफ देखा भी होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो एरिया के हिसाब से है, वो उस हिसाब से है ही नहीं जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो दैट्स वेयर द ब्रिलियंस एक्चुअली इज। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ना उससे पता चलता है कि अच्छा ये तो किसी और ही लेवल पे सोच रहे थे, हम जितना ऑब्वियस समझ रहे हैं तो उतना ऑब्वियस है नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे a² b² कर रहा हूँ, बट ऐसा था नहीं। ओरिजिनल ग्रीक्स के पास नंबर्स का नॉलेज नहीं था, मतलब इस लेवल पे नहीं था, उनके पास रोमन न्यूमरल्स होते थे, और डेफिनेटली अलजेब्रा तो कहीं दूर दूर तक नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रूफ का डिस्कशन करते हैं। मैंने वही सेम चीज़ें कॉपी कर लिया है यहाँ पे, तो दैट कि हमें थोड़ी सी आसानी हो इस प्रूफ को कंस्ट्रक्ट करने में। अच्छा, नोटिस कीजिएगा मैं यहाँ पे
कुछ अभी है ना कलाकारी करने वाला हूँ। ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, इसे हम रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। सपोज मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन किया, एंड अगेन ये जो प्रूफ है हमें नहीं पता कि ओरिजिनली ये प्रूफ था या नहीं था। मैं इस वाले स्क्वायर को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है। यहाँ पे शायद ज्वाइन नहीं हो अच्छे से, बट मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट्स जो है ना वो साथ में है। देन हम कर क्या रहे हैं कि हमने इसको ऐसे एक्सटेंड किया और इसको इधर एक्सटेंड किया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन्स है। अगेन मैंने यहाँ शायद स्ट्रेट लाइन्स नहीं बनाए, बट समझ जाइएगा कि ये स्ट्रेट लाइन्स है। मैं ट्राई करता हूँ स्ट्रेट लाइन्स बनाने का। आई होप उसमें ज़्यादा टाइम ना लग जाए। ये यहाँ से एक्सटेंड कर रहे, ठीक है, एकदम सीधा एक्सटेंड करना है, एंड देन यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बन गया कंप्लीट एक तरफ से, और ये दूसरे तरफ से कंप्लीट कर दे। तो लगभग इतना ले लेते हैं, और ये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने की। तो अगर आप नोटिस करें, ये आपका इधर भी ए ही होगा और ये भी बी होगा। तो ध्यान दें तो ये साइड ए बी है, ये साइड क्या है, ये भी ए बी है। ये साइड क्या है, ये बी और ए है, और ये क्या है, ये भी बी और ए है। राइट, तो एक तो हो गया ये वाला हिस्सा। अच्छा, यहाँ हो सकता है आपको थोड़ा रेक्टेंगल जैसा फील हो, बट फिलहाल के लिए अज्यूम कर लीजिए कि मैंने सीधे सीधे लाइन खींचे और अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया है। राइट, तो अब अगर ये बातचीत हो चुकी है तो यहाँ पे ध्यान से देखें अगर हम, तो हमारे पास ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है जिसका एक साइड ए प्लस बी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज हम ये कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट ऐसा ही सेम एक और स्क्वायर बनाना है। ठीक, तो मैं काम करता हूँ, मैं रफली यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ। इस टूल में सीधी लाइनें बनाना थोड़ा मुश्किल काम है बिकॉज सीधी लाइनें नहीं बन पाती। चलो, तो ये हमारा लगभग एक साइड होगा। ठीक है, इसको मैं लाइक कॉपी कर पाऊंगा क्या? आई होप सो, मैं कॉपी कर पाऊंगा इसको। या आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। चलो ठीक है, देख लेंगे। तो ये हमारा एक साइड है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड इसके ऊपर मैं आगे और कंस्ट्रक्शंस करूँगा, तो इसको मैं बाद में कॉपी। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करना क्या चाह रहे हो। एक्चुअली करना ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर है, सॉरी, जिसका एक साइड ए प्लस बी है। बाय द वे मैंने यहाँ ए प्लस बी ले भी लिया, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका अगर मैं एरिया निकालने जाऊँ, ठीक है, अगेन मेरे को कोई फॉर्मूलाज की नीड नहीं है, मैं बस यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना चाह रहा था जो कि मैं बहुत सक्सेसफुली कर पाया हूँ गाइस तो इस तरीके से मैं ज्वाइन करना चाह रहा था इन दोनों साइड्स को, इस तरीके से कुछ डिवाइड कर दिया। तो अगर इस पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ, तो इसका जो एरिया आएगा, लेट मी कॉल इट एरिया 1, वो क्या आएगा, एक तो आएगा ए स्क्वायर जो कि ये वाला एरिया है, दूसरा आएगा बी स्क्वायर जो कि ये वाला एरिया है, प्लस अगर आप इन जो ट्रायंगल से इन्हें ध्यान से देखो तो इसका एक साइड ए है और एक साइड बी है, जो कि एक्चुअली कुछ नहीं, हमारा ओरिजिनल वाला जो ट्रायंगल है वो वही है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे 4 ट्रायंगल्स हैं, ये भी ए बी है, अगेन ये भी ए और बी ही होगा, तो मेरे पास 4 ऐसे ट्रायंगल्स है जो कि ओरिजिनल वाले ट्रायंगल्स है, उनका एरिया, तो 4 ओरिजिनल ट्रायंगल्स। तो ये जो प्रॉपर जो पूरा एरिया है ये हमारे पास आ गया है ऐसा कुछ, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ओरिजिनल है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब मैं ये जो बाकी का जो सामान है ना, इसे मैं दूसरे पेज पे ले जाता हूँ क्योंकि मेरे को इस पे काम करना है अभी। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों साइड्स की। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसका एक और कॉपी बनाता हूँ और एक और कॉपी बनाता हूँ। अब मेरे को करना क्या है कि मेरे को ये जो साइड्स हैं, ये वाले जो साइड्स हैं, इनसे एक स्क्वायर और बना रहा हूँ। ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हैं इनसे, तो आई होप डिसेंट सा स्क्वायर बन जाएगा भाई ऐसे टेढ़े टेढ़े लाइन बनाऊंगा तो बन गया स्क्वायर सीधा कर लेता है इसको थोड़ा सा। आई थिंक दिस इज फेयर। ठीक है, ये हो गया, चलो बढ़िया है, सही चल रहा है, ऑल गुड सो फार।
ठीक है, तो मान लो कि ये रफली एक स्क्वायर है, थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया, बट क्या करूँ, मैं इतना ही एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता है। स्केल वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं वैसे तो, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन उसी से होना चाहिए, तो ये है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं ये जो ओरिजिनल वाला जो मेरा ट्रायंगल है इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। मैं ये चीज़ें कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आपके सामने सब कुछ आपके सामने ही हो, ठीक है, मैं कुछ हेरा फेरी ना कर दूँ, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, देखो मैं इसको पहले तो ऐसे बढ़िया से रोटेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ कि रफली मुझे कितना कट करना पड़ेगा टू गेट दिस साइड ए, ठीक है। तो रफली मुझे यहाँ कहीं कट करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से तो पहले हटा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मेजर, यहाँ अगर मेजर करूँ, क्योंकि मेरे को फिर इसको बाद में हटाना भी है, तो मैं इसलिए यहाँ मेजर कर देता हूँ इसको। ये हमारा हो गया ए, ये साइड, एंड ये वाला हमारा हो गया बी रफली, ठीक है। चलो, तो वही सेम चीज़ मुझे बाकी जगह भी करनी है, तो इस वजह से मैं इसी ट्रायंगल को ले लेके घूमूंगा अभी। अच्छा, वैसे कुछ हद तक एंशेंट मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें होती थी, तो आई थिंक वी आर गुड मतलब रफली स्पीकिंग हम सही कर रहे हैं। अच्छा, इतना ले लेते हैं लगभग। तो यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ तो ये होगा ए और इतना होगा बी, तो इसको फिर अगेन तो घुमाए जा रहा हूँ तो अरे नहीं यार, अब मेरे को इसको कॉपी करने में दिक्कत होगी। अरे नहीं, रुको, हाँ, तो थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। यार बहुत टाइम लग रहा है इसमें, नहीं, बट आई होप कि ज़्यादा बोर ना हो रहे हो आप लोग। चलो, तो आई थिंक रफली दिस वन, इसको इसको मैं क्यों नहीं ले आता, मेरे को कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होगी। मैं सोच रहा था पहले इसका कंस्ट्रक्शन लाइक पहले से ही कर लेता हूँ, बट फिर सोचा कि नहीं यार, बना के दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में बेटर रहेगा, बट इस पे तो टाइम ही ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। ये हो गया अपना ए, यहाँ पे भी लिखा नहीं था मैंने, ये ए है, ये बी है, ये अगेन ए है और ये बी होगा। बस एक और कंस्ट्रक्शन बच गया है, वो भी कर ही देता हूँ। ठीक है, अब इतना टाइम लगा दिया है तो यार वो भी कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं बी को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, रफली इतना होगा, इन्हीं कंस्ट्रक्ट, हाँ कंस्ट्रक्ट, मैं वो लाइक सर्कुलर जो फॉर्मेट है उस पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ वैसे इसके बाद तो यहाँ पे ए हो गया और ये बी है अपना, ठीक है। तो अब मैं बाकी का जो सामान है उसे हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है मुझे। तो आपके सामने सारा का सारा कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, इसे ऐसे रख लेते हैं। तो ये मेरा रफली वो स्क्वायर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्या कंस्ट्रक्शन करना है वो भी देख लीजिए। इस पर मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला नहीं, ये तो मैं यूज़ कर चुका हूँ। चलो, इस पर इन साइड्स को मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों साइड्स ज्वाइन हो गई, ये दोनों साइड्स ज्वाइन हो गई, ये दोनों साइड्स ज्वाइन करनी है, और ये दोनों साइड्स ज्वाइन करनी है, ठीक है। अगर अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया हो ना, तो ये जो स्क्वायर जो बनाया मैंने यहाँ पे, ये इस पर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं किया ऑफ कोर्स, तो इसलिए नहीं है। बट ये जो है, अगर आप ओरिजिनल जो आपका ट्रायंगल है उससे कंपेयर करो, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये जो हाइपोटेन्यूस वाला साइड है जो कि इस ट्रायंगल में ये है, तो ये सी होना चाहिए, ये भी सी होना चाहिए, ये भी सी होना चाहिए और ये भी सी होना चाहिए। इतना तो आई थिंक ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ अगर डिस्कस करें, ए के ऑपोजिट वाला एंगल अल्फा होना चाहिए, बी के ऑपोजिट वाला एंगल बीटा होना चाहिए। आपको मैंने जैसा कि बोला कि ये स्क्वायर से फिट हो जाएगा, बट हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हम कैसे मान ले कि ये स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम ये प्रूफ करने के लिए इसको फिलहाल के लिए गामा मान लेते हैं। अगर ऐसा है, ध्यान रखना ये बीटा होगा। तो अगर एक ट्रायंगल में हम सारे एंगल्स का सम ले, तो वो तो 2 टाइम्स राइट एंगल आता है ना। ग्रीक में तो यही बात हो रही थी ना, एंशिएंट ग्रीक में। और ये जो तीसरा एंगल है वो तो राइट एंगल था ना खुद, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना, तो ये खुद राइट एंगल था। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा
प्लस ये जो तीसरा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, उसको अगर ऐड करेंगे तो वो 2 राइट एंगल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा खुद एक राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, 1 राइट एंगल लिख देता हूँ यहाँ पे। आई होप यहाँ तक सब ओके है। देन इसका मतलब है कि अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये खुद पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर पूरा एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑफकोर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। और हमें पता है कि अगर हम 2 ट्राइंगल्स ऐसे बनाएंगे, राइट एंगल वाले 2 ट्राइंगल्स बनाएंगे, तो ये जो लाइन बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका मतलब है कि 2 राइट एंगल्स जो होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करते हैं। मतलब डिफाइन क्या करते हैं, वो एंगल बनाते हैं। 2 राइट एंगल को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अच्छा, ऐसा अगर है और अल्फा बीटा खुद एक राइट एंगल था, ध्यान रखना अल्फा बीटा खुद एक राइट एंगल था और गामा तो है ही, तो ये 2 राइट एंगल के बराबर है। आई थिंक यहाँ से ऑब्वियस ही बात है, एक राइट एंगल प्लस कुछ समान 2 राइट एंगल अगर हो गया तो वो जो कुछ समान आपने लिया था वो भी तो एक राइट एंगल ही होगा, है ना। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि ये जो बीच में जो भी शेप है ना, ये क्या है, ये एक ऐसा शेप है जो कि सारे साइड्स इक्वल है, और यही सेम आर्ग्यूमेंट में सब जगह लगाऊं तो ये सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो भी बीच में समान है ये एक स्क्वायर है। ये मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स अब अगर मैं इस पूरे चीज एरिया की बात करूं, ध्यान रखना ये भी एक स्क्वायर ही है जिसका साइड a प्लस बी है। जब इतना जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया उसमें यही किया था ना कि ये भी एक स्क्वायर है जिसका साइड a प्लस बी है, ये भी एक स्क्वायर है जिसका हर साइड a प्लस बी है। तो ध्यान रखना ये भले ही मैं एरिया 2 लिख रहा हूँ, बाई कंस्ट्रक्शन एरिया 1 और एरिया 2 सेम है। और इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो इसमें एक ये स्क्वायर आएगा जो कि जिसका एरिया सी स्क्वायर होगा ऑफकोर्स। और एक और चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एलिगेंस जो जीनियस है पाइथागोरस का वो आपको दिखाई देगा कि ये जो ट्रायंगल्स एक्चुअली हैं ये तो ओरिजिनल ट्रायंगल्स है मेरे, तो ये तो वही 4 ओरिजिनल ट्रायंगल्स हुए, है ना। और ध्यान रखना बाय कंस्ट्रक्शन एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल था। बाय कंस्ट्रक्शन अगर एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल था तो मैं ये लिख सकता हूँ बाय कंस्ट्रक्शन, क्या लिख सकता हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन में लिख सकता हूँ कि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, करेक्ट। अगर एरिया 1 बराबर था एरिया 2 के तो मैं ऑफ कोर्स ये लिखूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 ओरिजिनल ट्रायंगल्स, मैं खाली ट्रायंगल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 4 ट्रायंगल्स, राइट। और इसका मतलब है कि अगर ये 4 ट्रायंगल्स का एरिया हटा दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, एंड QED वी आर डन। ओके, तो अगर आपने पहला एपिसोड देखा उसमें मैंने बोला था कि इनके प्रूफ शुरू ऐसे होते हैं जैसे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, बट एट द एंड वापस वहां पे आ जाते हैं जहां पे हमें जो चीज चाहिए था, जो रिजल्ट हम देख रहे थे। एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट बिहाइंड दिस, राइट। तो ये हो गया द लेजेंडरी पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। नाउ अगर आपको याद हो मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात नहीं की, मैंने बोला इस पर बाद में आएंगे। ये एक्चुअली एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट में से लिया गया है जिसका नाम मैंने आपको बताया था ना। तो ये भी एक प्रूफ ही है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता, आज वैसे ही डिस्कशन लेंदी हो गया, मैं चाहता नहीं था इतना लेंदी हो, बट हो गया तो हो गया, अब क्या करें। सो ये भी एक प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या एक थ्योरम के एक से ज़्यादा प्रूफ है? द आंसर इज यस। एंड पाइथागोरस थ्योरम पे एक बहुत शानदार किताब है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। इट्स कॉल्ड द पाइथागोरियन प्रोपोजिशन, ठीक है, द पाइथागोरियन प्रोपोजिशन। दिस इज अ टेक्स्ट जिसमें आई थिंक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रूफ्स, एटलीस्ट आई थिंक 300 प्रूफ्स होंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम के ही 300 के आसपास अलग अलग प्रूफ्स हैं। तो द नेचुरल क्वेश्चन इज कि एक थ्योरम का इतना प्रूफ नेसेसरी है क्या? इतना प्रूफ क्यों करना है एक थ्योरम को जब पता ही है कि ये रिजल्ट प्रूव हो चुका है, वी कैन यूज इट, देन व्हाई डू यू वांट टू प्रूव इट अगेन? एंड योर आंसर इज वेरी ऑब्वियस कि एक बार प्रूफ हो गया तो, बोला गया था ना कि एक बार प्रूफ हो गया तो यस दैट इज सॉलिडिफाइड, हाँ ठीक है ये हो गया। द आंसर इज कि अगर आप सेम चीज को दोबारा एक दूसरे, ये एक प्रॉब्लम है ना, ये क्वेश्चन टाइप का चीज है, अगर आप उसे एक दूसरे लाइन ऑफ अटैक से कर रहे हो तो ये आपका मैथमेटिकल स्किल को दर्शाता है, आपका
आपका ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी को दिखाता है। जैसे अगर एक पेंटिंग है, जैसे मैंने बोला था ना, आर्टिस्ट होते हैं और आर्ट्स होते हैं, उनके मास्टरपीस होते हैं। तो लियोनार्डो डा विंची ने अगर मोनालिसा बनाई तो कोई और उसको अपने अलग अंदाज में भी बना सकता है। एक सिंगर का गाना, सपोज किशोर दा का गाना है, वो लेट्स से अरिजीत सिंह ने गाया, तो अरिजीत सिंह का एक अलग तरीका होगा उसको गाने का, राइट? So that's just how the thing is. So the Pythagorean proposition is something जो आप पढ़ सकते हैं, very interesting book, बहुत ही ज़्यादा interesting है। I think ये 1900s में पहला एडिशन आया था इसका, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। So that's all for today. I hope you enjoyed it and let me know the feedback. Thank you so much.